हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आरवी मानुष्य पर दोबारा स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट पेपर जीके के लिए जितने आपके क्वेश्चन थे या जितने आपके शॉर्ट नोट्स थे या आपके 2022 में जो आपके रद्द हुए थे पेपर, उन सब पेपरों का विश्लेषण या आपके कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, सब शॉर्ट तरीके से आपकी रिवीजन के लिए, एक तरीके से आपके बहुत अच्छे मार्क्स के लिए हमने आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर उपलब्ध करवा दिए हैं। आप प्ले स्टोर से वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, ताकि आप बार बार उनका रिवीजन कर सके और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि यानी कि भारतीय संविधान, अब बहुत से बच्चों ने पहले देखा था तो आपको बता दें वो कल ही यानी कि 28 जून को कल ही हमने लॉन्च किया है। तो अब आपको आज से ही वो सब कुछ प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर मिल जाएगा। साथ में हम आपको, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो हम आपको नंबर दे देंगे, उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय विदेश नीति के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आसान टॉपिक है और इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से सही होंगे। अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर आपके 6 टॉपिक है और 6 टॉपिक से आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपके 21 दिसंबर को जब आपका पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान वालों का, तो उसमें इससे संविधान से आपके 16 से 18 क्वेश्चन पूछे गए। साथ में ही आपकी हिंदी वालों से इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए भारतीय संविधान से। 6 टॉपिक में से आपके 2 टॉपिक है भारतीय विदेश नीति और नेहरू का योगदान, और दूसरा टॉपिक है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिकता की वर्तमान में जो चर्चित मुद्दे हैं उनके बारे में। तो इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए और आगामी किस तरह से आपके पूछे जाएंगे, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर बात करो तो 2016 से 18 के बीच में आपके क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह से पूछे गए, किस यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, यानी कोफी अन्नान को दिया गया, यानी कि किस महासचिव को, आपको पहला महासचिव कौन सा था, अभी कौन सी महासचिव है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह इंदिरा सरकार ने, यानी कि इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता कब दी, तो 6 दिसंबर 1971 में ये मान्यता दी थी। यानी कि कहाँ से पूछा गया, आपके संयुक्त राष्ट्र से पूछा गया और ये भारतीय विदेश नीति से पूछा गया, यानी कि वही है। और शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, 1972 में हुए, यानी कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद में ये हस्ताक्षर हुए। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगामी जो भर्ती है आपकी 30 जुलाई को, उसमें भी ऐसे के ऐसे आपके प्रश्न छपने वाले हैं। इसी तरह ग्रीन पीस संगठन की स्थापना कब हुई, 1971 में हुई। यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल सितंबर 2018 तक कितना हुआ, 14 वर्ष तक हो गया। भारत अभी यूएनओ में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अब आपके इसी बार जो करंट में अभी आपके दिसंबर में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए, कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले बता दिया। भारत के जो प्रथम श्रम मंत्री थे, प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, आपके प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम। अब जगजीवन राम के बारे में बहुत से रोचक तथ्य हैं, यानी कि ये मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसमें उप प्रधानमंत्री भी रहे और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस के 1950 में इसके अध्यक्ष भी रहे। साथ में जगजीवन राम भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वाधिक समय तक मंत्री रहे। भारत में सर्वाधिक समय तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड किसका है, जगजीवन राम का ही है। यानी कि इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ, 1955 में हुआ इंडोनेशिया में। इसके बारे में चर्चा करेंगे सबके बारे में। वर्तमान गुटनिरपेक्ष में कितने सदस्य, वे की वे क्वेश्चन है। बिल्कुल भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है, वे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से, विदेश नीति या नेहरू का योगदान या संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यानी कि इसमें कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि आपको बता दूं, भारत 1947 में जब आजाद हुआ था तो प्रथम एशियाई सम्मेलन, कि उस समय एशिया में सबसे अधिक ताकतवर भारत को माना जाता था। यानी कि भारत को इसलिए क्योंकि भारत उस समय लोकतांत्रिक देश था और आजाद हुआ, और उस समय चीन भी भारत की जो जीडीपी के हिसाब से पीछे था। तो भारत में प्रथम एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया 1947 में। 1947 में जब भारत में यह आयोजन किया गया तो उस समय जब विभाजन हुआ तो हिंदू, सिख, मुस्लिम धर्मों के जो सांप्रदायिक एक तरह से दंगे हुए। दंगे होने के बाद में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए 1950 में एक समझौता किया गया, नेहरू लियाकत समझौता। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और लियाकत अली
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए 1950 में नेहरू लियाकत अली समझौता किया गया। इसी तरह 1954 में अब क्या हुआ, 1954 में तिब्बत की सुरक्षा के लिए यानी कि चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई 19 अप्रैल 1954 को भारत में आए। यानी कि चाओ एन लाई, यानी कि आप इस तरह से याद कर सकते हो चाचा नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू से क्या बनेगा, चाओ एन लाई, और नेहरू से जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंचशील समझौता हुआ 19 अप्रैल 1954 को। 19 अप्रैल 1954 को चाओ एन लाई और नेहरू के बीच में पंचशील समझौता हुआ। तो दोनों के बीच में हुआ, इनके माध्यम से यह कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे के देशों की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, अखंडता का सम्मान करेंगे, शांति से सभी समझौतों को सुलझाएंगे। इस तरह से 5 समझौते किए गए। उसके बाद में 1950 में जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध में 2 गुट थे, यानी कि एक तो था अमेरिका का गुट, एक था सोवियत संघ का गुट। यानी कि शीत युद्ध प्रारंभ होगा, दोनों गुट अपने अपने जो संगठन थे उन सदस्य संगठन में अधिक देश जोड़ना चाहते थे। तो इसलिए भारत ने और अनेक देशों ने 1955 में बांडुंग में इंडोनेशिया में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में लगभग 29 देश शामिल हुए और इस 29 देशों में आपकी क्वेश्चन आएगा कि किस सम्मेलन में सर्वप्रथम गुट निरपेक्षता का विचार का जन्म हुआ। तो बांडुंग सम्मेलन में 1955 में ही गुट निरपेक्षता का विचार का जन्म हुआ। इसके बाद में इसको मूर्त रूप देने के लिए गुट निरपेक्षता को एक तरह से मूर्त रूप देने के लिए 1961 में गुट निरपेक्षता की स्थापना की गई और इसमें 25 देश उस समय थे। यानी कि 1961 में स्थापना के समय उसमें 25 देश थे और वर्तमान में आपके पूछा गया कितने सदस्य देश है, तो वर्तमान में 120 सदस्य इसमें देश है। और उस समय नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टिटो इसके गुट निरपेक्षता के जन्मदाता माने जाते थे। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, नासिर मिस्र के थे और मार्शल टिटो यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री थे। तो इस कारण गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, यानी कि यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इसका सम्मेलन हुआ। और गुट निरपेक्षता का ये होता है कि जिस देश में गुट निरपेक्षता का सम्मेलन होता है वहां का ही इसका अध्यक्ष होता है। तो गुट निरपेक्षता का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मार्शल टिटो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि इसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ वो बेलग्रेड में आयोजन हुआ। आपको भी पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी सरकार में 1983 में भारत में अभी एक बार गुट निरपेक्षता का जो सम्मेलन आयोजन हो चुका है। कब, 1983 में। अब आपकी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद में गुट निरपेक्षता 2.0 का आयोजन किया गया। एक 2.0 क्या है, 2.0 का मतलब है 2012 में गुट निरपेक्षता का एक नया दस्तावेज जारी किया गया, क्योंकि 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया। अब शीत युद्ध का अंत होने के बाद में गुट निरपेक्षता के बारे में कहा गया कि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, यानी कि समाप्त हो चुका है। तो इसके बारे में गुट निरपेक्षता 2.0 जारी किया गया। इसके बाद में गुजरात सिद्धांत, क्योंकि इसमें मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की संभावना है, यानी कि क्वेश्चन कहां से उठेंगे यही बताने का उद्देश्य है। बाकी मैंने आपको ऐप पर पूरी डिटेल के साथ सब कुछ आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन छपेंगे और छपने वाले हैं, तो आप वहां पर पूरी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। गुजरात सिद्धांत 1996 में आया। अब गुजरात सिद्धांत आया तो आपके ये तो पूछेगा गुजरात सिद्धांत किसने दिया, इंद्र कुमार गुजराल ने। लेकिन क्वेश्चन अब आपके न्यू पूछ सकता है कि गुजरात सिद्धांत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल भी रहे, लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो एच.डी. देवेगौड़ा थे। यानी कि एच.डी. देवेगौड़ा के समय 1996 में गुजरात सिद्धांत दिया गया, जब इंद्र कुमार गुजराल भारत के विदेश मंत्री थे। इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद में लुक ईस्ट नीति, यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति 1991 में आई, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। उसके बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि केवल पूर्व की ओर देखो ही मत हो, अब पूर्व की ओर कार्य भी करो, कुछ काम करो। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति और पूर्व की ओर देखो की नीति, ये दोनों नरेंद्र मोदी के द्वारा ली गई। इसके बाद में आसियान संगठन है। आसियान संगठन की स्थापना 1967 में हुई, लेकिन आसियान में आगे अ है तो आगे 8 में भी है। तो इसमें सब जब स्थापना हुई तब इसमें आसियान में 8 सदस्य देश थे। वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हैं। कितने हैं, ये 10 सदस्य है। दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों का संगठन है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको इसी तरह आसियान में कौन कौन से देश है ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सिंगापुर या फिर आपको थाईलैंड, इस तरह के आपके पूरे देश है 10। सार्क की स्थापना 1985 में हुई और सार्क में आगे स
है तो आगे 7 में भी स है। तो जब स्थापना हुई थी तब इसमें 7 सदस्य थे, वर्तमान में इसमें 8 सदस्य है और इसका नया सदस्य है अफगानिस्तान। अभी सार्क की कोई नियमित बैठक नहीं होती है पाकिस्तान और भारत के मुद्दे के कारण। इस कारण अभी आपके पूछा गया भारत की आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ये आपके सामाजिक विज्ञान में अभी 21 दिसंबर को पूछा गया था। तो आइजनहावर भारत की प्रथम यात्रा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1959 में यहाँ की भारत की यात्रा की थी। इस तरह से हम समझेंगे कि हम एक एक टॉपिक लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नेहरू योगदान क्या था। इस तरह से हम 1-2 वीडियो में पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। देखो ये वीडियो में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं निकला हमारे वीडियो से, यानी कि पूरे के क्वेश्चन वहीं बैठते हैं। यानी कि हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो और हमारे जो ऐप दिए हुए हैं उनके माध्यम से आपके 80% से अधिक अंक आने की पूरी संभावना है और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।